बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी स्पोर्ट्स के फ्लैगशिप फुटबॉल शो किक ऑफ में खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड डिस्कसिंग फुटबॉल। वीकेंड पे अगर हम बात करें तो एफए कप के थर्ड राउंड का भरपूर हमें एक्शन देखने को मिला इन इंग्लैंड, लेकिन उससे बड़ा एक्शन हमें देखने को मिला इन सऊदी अरेबिया। सरप्राइज सरप्राइज, वहाँ पे जो था स्पेनिश सुपर कप का फाइनल खेला गया। इट वाज द अल क्लासिको थर्ड टाइम, क्योंकि 2020 से ये कंपटीशन जो है सऊदी अरेबिया में खेला जा रहा है एंड तीसरी दफ़ा ये दो जो दुनिया की सबसे बड़ी टीमें हैं रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, ये आई आमने सामने। हमें बेहतरीन मैच देखने को मिला, हर चीज़ इसके अंदर मिली। 7 गोल्स हुए इसके अंदर, हमें भरपूर रेड कार्ड्स मिले, क्राउड एक्शन हमें देखने को मिला। एट द एंड बार्सा ने ये मैच प्रीटी मच हम कह सकते हैं कि बासानी जीता। बट वंस अगेन अ वेरी एंटरटेनिंग मैच, तो इसको हम ज़रूर इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि साथ साथ स्पेन के अंदर जो ला लीगा के रेगुलर मैचेस हैं वो चल रहे थे। एथलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच जीत लिया है और ला लीगा एग्जैक्टली जो है इस वक्त अपने हाफ वे स्टेज पे है। अच्छा, 2 बार पहले ऐसे हो चुका है ला लीगा की हिस्ट्री के अंदर कि इस स्टेज पे अगर एथलेटिको मैड्रिड ने लीड किया है दे हैव गॉन ऑन टू विन द लीग। और इस वक्त अगर बार्सा और रियल मैड्रिड जद्दा के अंदर अपना सुपर कप खेल रहे थे तो वहाँ पे खामोशी से एथलेटिको मैड्रिड अपने पॉइंट्स बढ़ा रही थी और इस वक्त वो ला लीगा के टॉप के ऊपर हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल रेस होने वाली है इन द स्पेनिश ला लीगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले कहा कि एफए कप के थर्ड राउंड के मैचेस खेले गए, उसके अंदर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को जो है पेनल्टीज़ पे शिकस्त दी। एंड सब जानते हैं कि ये दो टीमों की एक हिस्टोरिक राइवलरी है। मुझे तब ये भी याद नहीं कि ये दोनों टीमें आपस में कितने मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन एफए कप की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा हुआ है कि यूनाइटेड ने आर्सेनल को पेनल्टीज़ पे बाहर किया हो। तो ये बड़ा अच्छा मैच था एंड स्पेशली इतने टॉकिंग पॉइंट्स हैं इन दोनों टीम को लेके, जिसको हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ मैनचेस्टर सिटी ने 92 ईयर्स के बाद पहली दफ़ा एफए कप के अंदर 8-0 के मार्जिन से किसी टीम को जो है वो शिकस्त दी है। तो बड़ा बेहतरीन मैच था। अच्छा, वो टीम भी मैनचेस्टर की ही टीम थी जिसको उन्होंने हराया। साथ साथ लिवरपूल ने अपना मैच जीता और चेल्सी ने अपना मैच जीता। रेगुलेशन मैचेस थे, टॉटनहम थोड़ा सा स्ट्रगल किया उन्होंने। सो लॉट्स टू टॉक अबाउट इन टुडेस प्रोग्राम। लेट्स गेट द शो ऑन द रोड। वी हैव विद आवर यूजुअल सस्पेक्ट्स विद अस ऑन माय राइट and I was smiling and a little more calm today. Usman Malik, how are you, sir? All well? All good, Altamash, all good. बिल्कुल सेल्फिट सिटी जो है वो मैनचेस्टर का ही हिस्सा है और बड़े मज़े की बात ये भी है कि पेप गार्डियोला जो है वो उस एरिया में जहाँ का ये क्लब है वहाँ 8 साल से रह रहे हैं। तो स्कोर लाइन भी 8-0 की थी, तो क्वाइट आयरॉनिक। बिसाइड अगर हम बात करें बार्सा और रियाल की, तो मैं ये समझता हूँ कि बार्सा का जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी बुरी फॉर्म चल रही थी। दूसरी तरफ रियल मैड्रिड दिसंबर 4 से हारा ही नहीं कोई मैच और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और ये हमने देखा है कि बार्सिलोना जो है वो जो बड़ी टीम्स हैं उनके अगेंस्ट बड़े अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपने बड़ी अच्छी बात की। और स्पेनिश मीडिया के अगर आप आज के अखबारात उठा के देखें तो उन्होंने यही हेडलाइन दी है कि रियल कन्विंसिंगली जीता नहीं है और बार्सा जो है बुरा खेल के हारा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन अगर आपने जैसे अभी लीग का जिक्र किया, मेरे हिसाब से अगर बार्सिलोना किसी भी तरह से ये समझती है कि वो लीग जीतना चाहती है तो दे हैव टू बीट द लाइक्स ऑफ बेटिस और जो दूसरी टीम्स हैं ला लीगा के अंदर। ये नहीं हो सकता कि वो बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म करें और फिर बाकी पॉइंट्स जो है वो लूज़ करें। सो इट्स गोना बी क्वाइट कंपेटिटिव। और मैंने देखा एथलेटिको मैड्रिड बहुत कंसिस्टेंट रही है ओवरऑल अगर हम सिचुएशन की बात करें। बिसाइड वो जो पहला वाला मैच था एफए कप के, जो यूनाइटेड और आर्सेनल की मैं बात करूं तो इट वाज 10 men अगेंस्ट 12 men, क्योंकि बड़ा रेफरीज ने जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट भी दिया। और फिर बड़ी बात है यूनाइटेड ने जो है वो 1 घंटा 10 men के साथ खेला और फिर उस मैच को जीता। तो आई थिंक क्राइसिस एग्जैक्टली मुझे लग रहा है आर्सेनल पे है एंड आर्टेटा की अब आवाज़ें भी आना शुरू हो गई, आर्टेटा आउट। वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से अमोरिम ने एक कहते हैं ना कि वो जो शुरू में लोग कह रहे थे कि एक बार सीधे फारे गए चले गए, the way he's come back. But let's go to our second guest, Abdul Latif Dadaboy, always in action, always ready to go. How are you, sir? All well? All well. Thank you for having me, Altamash. ट्रांसफर रूमर्स की अगर बात करें तो अभी वो फुल फ्लेज अपने फॉर्म में आ गए हैं रूमर्स सारे, बिकॉज वी आर ऑलमोस्ट एट द हाफ वे स्टेज ऑफ जनवरी। सो रैशवर्ड की जो बात है वो एसी मिलान के साथ उनको बड़ा स्ट्रांगली लिंक किया जा रहा है। ज़लाटान जब स्टेटमेंट दे दें तो कुछ ना कुछ स्मोक तो है फिर। ऑफ कोर्स तो मुझे लग रहा है कि लोन वाला मूव शायद हो जाएगा एसी मिलान का। प्लस जो बॉम्बशेल इस वीकेंड के ऊपर आया, काइल वॉकर हु हैज बीन द कॉर्नरस्टोन ऑफ मैन सिटी फॉर द पास्ट 6-7 years, और उन्होंने एक ट्रांसफर की रिक्वेस्ट दे दी है। अब उनको भी लिंक किया जा रहा है एसी मिलान के साथ।
सो यू नो इटालियन प्रेस सुबह आज यही कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दो बड़े मूव्स। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आया कि एसी मिलान के साथ क्यों जाना चाहेंगे। वो मे बी लेसर इंटेंसिटी वाली लीग में जाना चाह रहे हैं, लेकिन ही वुड प्रोबब्ली यू नो वांट टू लुक फॉर अ बिग पे डे, और पे डे बड़े पैसे तो आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर ही है। तो जब वो ट्रांसफर की बात आई थी, मैं एज्यूम कर रहा था शायद वो सऊदी अरेबिया की तरफ रुख करेंगे, लेकिन अगर एसी मिलान जाते हैं तो इतना बड़ा पे डे उनको नहीं मिलने वाला है। सऊदी लीग को तो लेके आप जानते ही हैं कि वहाँ प्लेन किसी वक्त भी जा सकता है। ट्रू ट्रू हमने देखा जो ट्रांसफर विंडो के वहाँ जिस सारी चीजें होती हैं, True. कहीं कहीं प्लेन कहाँ जा रहा होता है, सऊदी आ जाता है। तो you never know till the last minute. और एक और जो बड़ी खबर कि क्वारेट्स्केलिया जो हैं उनका अब तकरीबन PSG के क्लोज साथ। होने वाला है मूव पीएसजी के साथ, जहां पे वो अपनी सैलरी को क्वाड्रुपल कर लेंगे। तो आई मीन ही इज अ फैंटास्टिक वर्ल्ड क्लास विंगर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड मे बी इट वुड बी हिम यू नो जो इस पीएसजी के डगमगाते हुए सीजन को स्पेशली इन द चैंपियन लीग शायद कोई एक पुश कर सके, बिकॉज जहाँ पे आपने बात की जीसीसी टीम्स की, कि मैं उस रीजन खित्ते की बात कर लूँ, तो जैसे कवस्कालिया जा रहे हैं पीएसजी, तो तकरीबन वो दोहा ही जा रहे हैं कि पेड़े वहीं से आने हैं। एब्सोल्युटली पैसे तो वहीं से ही आने हैं। एग्जैक्टली, चलें जी। तो थैंक यू फॉर द ट्रांसफर न्यूज़ एज वेल, इसको भी आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन पहला जो मैच डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, दैट्स द स्पेनिश सुपर कप, द फाइनल बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। बार्सा ने ये मैच 5-2 के स्कोर लाइन से जीता। जरा इसके हाईलाइट्स एंजॉय करते हैं और फिर इस मैच को डिस्कस करते हैं। और 5-2 की स्कोर लाइन से इस तरह से बार्सा जो है स्पेनिश सुपर कप जीतता है, एंड हैंसी फ्लिक जो है अपनी पहली ट्रॉफी जीतते हैं विद बार्सिलोना। व्हाट अ परफॉर्मेंस। ऑल्दो सबसे पहला जो गोल आया था वो रियल मैड्रिड की जानिब से आया था बाय किलियन एम्बापे, बट उसके बाद यू कैन प्रीटी मच से कि एक टाइम ऐसा आया कि कम्प्लीटली रियल मैड्रिड कोलैप्स्ड एंड बार्सा ने बिल्कुल पाउंस किया उनके ऊपर, एंड बैक टू बैक गोल्स करके उनको इस मैच से इन्होंने जो है आउट क्लास कर लिया। एक स्टेटमेंट जो मेरे फेवरेट हैं, डॉन कार्लो एंचेलोटी, उनका एक स्टेटमेंट आया कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस was set precedence over collective brilliance। ये मैं जानना चाहूँगा हमारे इवन पैनलिस्ट से कि ये इससे इनका क्या मुराद थी कि हाउ कैन इंडिविजुअल्स ओवरटर्न और ओवरप्ले रादर अ कलेक्टिव परफॉर्मेंस बाय बोथ द टीम्स। जी उस्मान, कैसे देखते हैं इस मैच को और उसके बाद इस स्टेटमेंट के बारे में? जी, बार्सिलोना ने अपनी 15 ट्रॉफी कप की जीती है और उन्होंने जो है वो रिकॉर्ड बराबर कर दिया, बल्कि मेरा ख्याल है कि लीड कर 15-13 बिल्कुल। तो 1963 से ये सफ़र जो है वो शुरू हुआ था। बट बिल्कुल आपने सही कहा, पहला गोल आता है, बड़ा बेहतरीन गोल था, हाफ वे से एम्बापे लेके जाते हैं, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी और वहाँ से वो फिनिश करते हैं, और लग ये रहा था कि बड़ा एक अच्छा मुकाबला होगा। लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि उसके बाद फिर जैसे ही लमीन यमाल का गोल आता है और फिर उसके बाद लेवेंडोस्की को पेनल्टी गावी के थ्रू मिलती है और फिर 2 रफीनिया के गोल और फिर एक बाल्डे का गोल, तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। अगर हम देखें, पूरा एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड खेल रहा था, मिडफील्ड इतनी हॉलो थी, वेलवार्डे और कामाविंगा, कि वो ना ट्रैक बैक कर रहे थे, ना कोई किसी किस्म का कोई चैलेंज दे रहे थे। बार्सा के प्लेयर्स ड्रिबल पास कर रहे थे मिडफील्ड से, मैं तो हैरान देख रहा था कि हो क्या रहा है। एंड इवन लमीन यमाल को देखते हुए शॉमिनी वाज कंप्लीटली एक्सपोज्ड। तो बिसाइड आप ये देखें, जो फ्रंट जो ऑफेंसिव प्लेयर्स हैं रियल मैड्रिड के, कोई सोच नहीं सकता, बेलिंगम, आई मीन विनीसियस भी थे, रोड्रिगो भी थे, एम्बापे भी थे, कुछ समझ नहीं आ रहा कि सीजन। अच्छा, हालांकि ऑफेंस की बात करें, मैं तो गोल्स में भी देखा कॉर्टवा की 5 गोल्स उन्होंने कंसीड किए हैं। मैं तो हैरान था कि वो गोल्स कैसे कंसीड कर रहे थे, इवन द वे ही कंसीडर दीस गोल्स। आई हैव रियली नो आइडिया कि ये बार्सा के अगेंस्ट पिछले मैच में भी 4-0 की डिफीट थी और ये दूसरा कंसेक्यूटिव मैच है, थर्ड कंसेक्यूटिव मैच ये बार्सा से हारे। चलते हैं लतीफ की जानिब, क्या कहेंगे लतीफ? अल्टीमेट बैलेंस मिसिंग था दरअसल अटैक का और डिफेंस का। लेकिन 4 अटैक माइंडेड प्लेयर्स जब रियल मैड्रिड खिला रहा है तो उसके अंदर ये हो ही नहीं सकता कि अगर जो आपके विंगर्स हैं वो अगर ट्रैक बैक ना करें, डिफेंसिव सपोर्ट ना दें, तो फिर तो डिसबैलेंस आना ही आना। बिकॉज होता ये था कि जो मिडफील्डर्स थे आपके कामाविंगा एंड वाल्वर्डे, दे हैड टू गो टू द फ्लैंक्स टू हेल्प आउट विनीसियस। हेल्प आउट का मतलब डिफेंड करने के लिए जाते थे, विनीसियस तो पीछे जाता ही नहीं था, ट्रैक बैक कर ही नहीं रहा था, सपोर्ट ही नहीं कर रहा था किसी तरीके से। तो मिडफील्ड में फिर गैप क्रिएट हो जाता था, वहां से अगर जब पोजीशन लूज करता रियल मैड्रिड, ट्रांजिशन मिलती थी उनको, बार्सिलोना क्विक ट्रांजिशंस के अंदर मिडफील्ड के थ्रू घुस के गोल करता था। और चुआमेनी टाइम एंड अगेन टेक्निकली एक्सपोज हुए वो, बिकॉज ही इज नॉट अ सेंटर बैक। देखें अगेंस्ट छोटी टीमें इन ला लीगा तो चुआमेनी के आप किसी को भी खड़ा कर दें तो वो अपना बेसिक जो काम होगा वो कर लेगा। लेकिन जो टेक्निकली साउंड प्लेयर्स होते हैं ना, जैसे आपके यमाल हो गए, लेवेंडोव्स्की हो गए, उनके साथ बहुत बेसिक एरर्स कर रहे थे, क्योंकि जिससे
नजर आ रहा था। मतलब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि आपने यमाल को लेफ्ट साइड के ऊपर स्पेस नहीं देनी, बिकॉज लेफ्ट फुट से उसने कर्लर मारना ही मारना है। आपने लेफ्ट साइड को कवर करना है, राइट साइड पे उसको आपने मूव करना है। तो जो पोजिशनिंग थी चुआमेनी की, दैट वाज फाउंड वांटिंग। मिडफील्ड वाज ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज यू नो 2 मैन मिडफील्ड आप बार्सिलोना की 3 मैन मिडफील्ड के अगेंस्ट नहीं मैनेज कर सकते। एंचेलोटी डेफिनेटली गॉट द बैलेंस, गॉट द टीम रॉन्ग इन दिस गेम। चुआमेनी को मिडफील्ड में लाना चाहिए था, और सेंटर बैक जो असेंसियो हैं उनके इस वक्त जो ऑप्शन है उसी को ही खिलाना चाहिए था, बिकॉज इतनी ओपन जब आप रखोगे गेम तो बार्सिलोना का जो अटैकिंग टैलेंट है उन्होंने फायदा उठाना ही था, और वो उठाया फायदा। तो आई एक्चुअली प्लेस द ब्लेम ऑन एंचेलोटी ओवर दिस वन। एंड स्पीकिंग ऑफ कोर्टवा, अल्तमिश शुरू के 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने एक हेडर सेव किया था, और एक और यमाल का जो करियर था वो भी सेव किया था, वरना स्कोर लाइन काफी ज्यादा हो सकती थी। मैं कह रहा हूँ उसको शुरू में अच्छे सेव्स थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गोल्स कंसीड किए, इट्स वेरी अनलाइक हिम कि वो ऐसे गोल्स कंसीड करें। देयर इज ओनली सो मच अ गोलकीपर कैन डू। मतलब उसके आगे डिफेंस और मिडफील्ड ने अपना काम अगर नहीं करेगा तो फिर कोर्टवा कब तक आपको बेल आउट करता रहेगा। उनाना है ना 83% पोजेशन थी सिर्फ पहली 20 मिनट के अंदर। इतना ज्यादा डोमिनेट किया बार्सिलोना ने मिडफील्ड को, और मतलब आई एम सरप्राइज्ड एंचेलोटी डिड नॉट चेंज इट एट हाफ टाइम। वो सेबायोस को लेकर आते, लेकिन इट टुक कामाविंगा ऑफ, यू नो दैट रियली डिडंट मेक सेंस। उनको तो एक रेड भी मिला था। शेज़नी को हमने देखा कि एक वाइल्ड उन्होंने टैकल किया एम्बापे को। वो नजर आ रहा था कि भाई रिंग रस्टी जो होते हैं ना प्लेयर्स, वो इतने अरसे से खेल नहीं थे, रिटायरमेंट के बाद वो वापस आ रहे हैं। तो उसी किस्म का वो फाउल था, 20 मिनट मतलब 10 मैन के साथ था। उसके बावजूद कोई फाइट देखने को नहीं मिली रियल मैड्रिड की तरफ से। नहीं, वो तो बैलेंस आउट था, तो फाइट तो खैर होनी नहीं थी ना। वो जो उस वक्त भी जो फ्री किक मिली, वहां से हमने देखा कि 5-2 जो स्कोर लाइन हुई, आपके रोड्रिगो ने स्कोर की डायरेक्ट फ्री किक। अदर देन दैट देयर वाज वेरी लिटिल इन इट फॉर रियल मैड्रिड, एंड दे गॉट आउट बैटल्ड, आउट परफॉर्म। ये आपने बड़ी अच्छी लाइन की, देयर वाज वेरी लिटिल फॉर इट in for Real Madrid, a lot in for Barcelona and their president Joan Laporta, जिनकी उन पे तोपे चल रही हैं इस वक्त। सबसे फ्रंट पे खड़े थे तस्वीरें खिंचवाने के लिए। आज सुबह का स्पेनिश मीडिया आप देखें, हर अखबार में आगे की तस्वीर उनकी लगी हुई है कि भाई उन्होंने ट्रॉफी ले ली हाथ में। एक और चीज ये कि हैंसी फ्लिक जो है वो कोई फाइनल अभी तक हारे नहीं है। अगर जिस फाइनल को उन्होंने रीच किया, तो आई थिंक ये भी उन्होंने रिकॉर्ड अपना इंटैक्ट रखा हुआ है। अभी 2 दिन पहले लपोर्टा की जो वीडियो वायरल हुई थी, जब वो डैनी ओल्मो वाली जो कोर्ट का जो फैसला आया था, जो स्टे ऑर्डर मिल गया था उनको, तो जो उन्होंने सेलिब्रेशंस की थी सऊदी अरेबिया में, तो वो भी काफी एक फनी था कि मतलब भाई इतनी मुश्किल सिचुएशन में आपको इन द फर्स्ट प्लेस डालना नहीं चाहिए था अपने क्लब को, कि अब आप रिलाई कर रहे हो स्टे ऑर्डर्स के ऊपर और कोर्ट डिसीजंस के ऊपर। बिल्कुल सही बात है। चलें जी, स्पेन से अब रुक करेंगे हम, इनफैक्ट सऊदी से अब हम रुक करेंगे इंग्लैंड का FA कप का 3rd राउंड। पहला मैच हम डिस्कस करेंगे आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता ऑन पेनल्टीज। जरा इस मैच के हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। एब्सोल्यूट रिडेम्पशन फॉर जोशुआ ज़िर्कज़ी। 1 या 2 हफ्ते पहले ही उन्हीं के फैंस उनको बू कर रहे थे, आज वो हीरो थे। उन्होंने आखिरी जो है वो पेनल्टी स्कोर की, एंड उसके साथ साथ जो टर्किश गोलकीपर हैं यूनाइटेड के, वो भी उसी मैच में जो है उनको भी बू किया गया था, और आज वो हीरो बन गए मैनचेस्टर यूनाइटेड के। एक ही मैच के अंदर पहले वो नॉर्मल टाइम के अंदर पेनल्टी सेव करते हैं हैवर्ट्स की, और उसके बाद जो है वो इन जो पेनल्टी शूट आउट के अंदर भी पेनल्टी सेव करते हैं, जिसकी बदौलत 4th राउंड में प्रोग्रेस करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड। याद रहे इस मैच में दे ओनली हैड 30% पोजेशन, एंड इवन जो उनकी XG थी वो 0.7 की थी कंपेयर टू 3.22 ऑफ आर्सेनल, एंड 60 मिनट्स तकरीबन उन्होंने सिर्फ 10 मैन के साथ खेला। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड बैक टू बैक। पहले जो लिवरपूल वाला मैच था, यहाँ पे एक फाइट नजर आ रही है। फाइनली समथिंग टू चीयर अबाउट फॉर द यूनाइटेड फैंस एंड द क्लब ओवरऑल एज वेल, एंड इस तरह से ये अपना मैच जीतते हैं। लेकिन आर्सेनल आर फाउंड हेविली वांटिंग, जैसे मैंने पहले कहा 3.22 की XG के बाद वो गोल स्कोर नहीं करते। अब बैक टू बैक मैचेस में इतने शॉट्स ऑन टारगेट, बट नथिंग टू शो फॉर इट एट द एंड ऑफ द मैच। जी उस्मान, दैट मींस कि बिल्कुल जो क्राइसिस है वो बेसिकली नंबर 9 का है। और आर्सेनल ने जब हैवर्ट्स को साइन किया था 67 मिलियन दिए थे चेल्सी को। आई थिंक कोई क्लब दूसरा कभी भी 67 मिलियन पे करके हैवर्ट्स को ना करी था, बिकॉज वो एक नेचुरल स्ट्राइकर नहीं है। और हमने देखा इस सीजन तो उनका डार्विन नूनेस जैसा हाल हुआ हुआ है, एंड ही इज लाइक मिसिंग फॉर फन। बिसाइड हुइजूस का भी जो है वो भी इंजर हो गए दोबारा। अच्छा, इथन एनवारी जिनका बड़ा एकदम से हाइप हुई थी, वो बेचारे इंजर हो गए। बिल्कुल। और साका, आई थिंक आर्सेनल बहुत ओवर रिलायंट है साका पे, और साका के एब्सेंस में जो है ना वो दे आर जस्ट मिसिंग द कटिंग एज, और वो फाइनल थर्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली स्कोर अ गोल, टू पुट द बॉल बैक इन द नेट। और यही हुआ, इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता था। ठीक है, पहली ओपनिंग हमने देखा कि ब्रूनो का एक बेहतरीन सा कर्लर आता है और वो गोल होता है, और उसके बाद जब ये रेड कार्ड वाली सिचुएशन होती है तब गैब्रियल जाके गोल करते हैं, और उसके बाद तकरीबन अच्छा खासा टाइम था आर्सेनल के पास। आई थिंक दे शुड हैव
won it quite easily, और जिस तरह की उनको डिसीजंस भी मिली, रेफरीज की भी एक Penalty. तरीके से पेनल्टी की भी अगर हम बात करें, और फिर वही हुआ। ऑडेगार्ड, अब आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज़रूर गोल स्कोर करेंगे, लेकिन बायंदर आई थिंक जितना उनकी ख़राब परफॉर्मेंस थी पिछले मैच के अंदर, हमने बात भी की थी, और आई थिंक इसीलिए उनको बू किया जा रहा था। आज तो वो हीरो बन के सामने आए और उन्होंने ऑडेगार्ड की भी रोकी, और फिर उसके बाद पेनल्टीज पे जब गए, और फिर पूरा खास तौर पे मुझे तारीफ करनी पड़ेगी यूनाइटेड की, बिकॉज ऑफ कोर्स जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है हैरी मैगवायर की अगर हम बात करें, Yes. और जिस तो ये तरह 10 वही मैन players पे हैं, इन्होंने ये वही players एक्स्ट्रा हैं, टाइम भी गुजारा। ये वही प्लेयर्स हैं जिनको पिछले कुछ ट्रांसफर विंडोज में बिल्कुल रखा हुआ था कि प्लीज इनको ले जाएं। ये वही, अब लुक एट द वे दे आर परफॉर्मिंग। बिल्कुल। और और क्लियरली शोज कि जो मैनेजमेंट थी वो इनको हैंडल ही नहीं कर पा रही थी इन प्लेयर्स को। बिल्कुल, आई थिंक मैनेजर को टाइम देना ज़रूरी था। हालांकि अगर देखा जाए तो पिछले 5 मैचेस के अंदर यूनाइटेड नहीं जीता कोई भी मैच, और यहाँ पे एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि वो उसी फॉर्म के साथ आएंगे, और यही हुआ। फिर एक्स्ट्रा टाइम गुजरा, और फिर उसके बाद हैवर्ट्स ने पेनल्टी मिस की, बट आई थिंक इट्स मोर लाइक अ हीरोइक फ्रॉम बायंदर। एब्सोल्युटली। जी लतीफ। डेफिनेटली अल्तमत, सबसे बड़े अफसोस की बात जो ये थी कि थर्ड राउंड ऑफ एफए फिक्सचर में देयर वाज नो वार, बिकॉज यूनाइटेड कुड हैव हैड बीन प्लेइंग विद 9 men इन फैक्ट, बिकॉज उगारते वाज वेरी लकी कि उनको रेड कार्ड नहीं मिला, बिकॉज जब वो पेनल्टी वाला इंसिडेंट जब हुआ था तो उसमें उन्होंने हेडबट किया था काई हैवर्ट्स को। द रेफरी डिड नॉट सी इट एट दैट पॉइंट इन टाइम, और वार था नहीं तो वो ही गॉट अवे विद दैट। डेफिनेटली अदरवाइज 9 men हो जाता और भी बुरा हाल होता यूनाइटेड का। बेंदर की हम लोग तारीफ करें, लेकिन जो एक गोल आर्सेनल ने जो स्कोर किया था शुरू में, वो भी बेंदर का ही एक बड़ा एक लूज क्लियरेंस थी जिसकी वजह से गैब्रियल को मौका मिला गोल स्कोर करने का। सो डेफिनेटली ही डजंट सीम लाइक अ मैन्यू क्वालिटी कीपर, बिकॉज ठीक है पेनल्टी से उन्होंने सेव की, बट जो क्लियरेंस, जो मतलब क्रॉसेस से जो आपको बॉल पकड़ने की जो एबिलिटी होती है वो तो ब्रेड एंड बटर ना, कीपर को उसी से आप जज करोगे। एक दो पेनल्टियां सेव कर ली, आई डोंट थिंक दैट इज कुछ और भी सेव से उनके मैच के अंदर। नहीं बिल्कुल सेव से, टोटल इस मैच में 6 सेव से लतीफ उनके। एरर्स लीडिंग टू डायरेक्ट गोल जो है ना, वो स्टैट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक और स्टैट जो इस मैच के अंदर था कि 35 फाउल्स थे, व्हिच इज द मोस्ट इन दिस टाई फॉर द पास्ट 6 years। तो एक बहुत रफ किस्म का मैच था, और In दोनों fact, 24 जो थे वो तो रेगुलेशन टाइम में ही हो चुके थे। एग्जैक्टली और दोनों टीमों ने बड़ा फायदा उठाया वार के ना होने का, बिकॉज वो मैं नजर आ रहा था काफी नीडल थी दोनों में। जिस तरह से हैरी मैगवायर ने अपने सामने वाले प्लेयर को, मैं यहाँ तो कह नहीं सकता, जो कर रहे थे वो उनके साथ। बिल्कुल। अच्छा, और आर्सेनल की मजे की बात भाई, टोटल 24 शॉट थे, उसमें से जो 3 ऑन टारगेट जो थे वो सिर्फ 3 ओपन प्ले से थे। उसके अलावा अगेन वही रिलाई करते हैं सेट पीस से, कॉर्नर से, किसी उस तरीके हेडर वगैरह फाउल कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक वो टैक्टिकल फाउल तो पेप गार्डियोला की रूल बुक के अंदर है ना, वहां से वो सीख कर आए होंगे। वहां से वो बिल्कुल वो ना उनके जो असिस्टेंट है ना, वो सारी चीजें वहीं से आए सीख के। तो इसी बात पे जरा सुन लेते हैं कि इस मैच के बाद अरतेता ने और एमोरिम ने क्या कहा इस मैच के बाद। ये इतना ब्लश कर रहे थे एमोरिम जब रूड वैन निस्टेलरॉय की बात है, कुछ समझ में नहीं आया, बट गुड लक टू द नेक्स्ट मैच, एंड इट्स डेफिनेटली इंटरेस्टिंग कि रूड जो है वापस ओल्ड ट्रैफर्ड आएंगे लेस्टर सिटी को लेके। एंड जिस तरह से एमोरिम ने बात की ज़र्क्सी की एंड विद द गोलकीपर इज वेल, बट आई वुड लाइक टू टच अपॉन वेरी क्विकली जो अरतेता ने कहा कि इट्स 1 in a 1000 टाइम्स कि ऐसा मैच जो आप हार जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टैट्स की बात करें तो बैक टू बैक इन्होंने 3 से ज़्यादा की XG पे इन्होंने गोल्स नहीं किए हैं। क्विक कमेंट फिर हम ब्रेक पे जाएं। देखिए, आर्टेटा क्या 2 सीजन्स ट्रॉफी लिस्ट रहे हैं, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कोई मायने नहीं रखता सेकंड पोजीशन, और यहाँ पे भी आपने देखा कैराबाओ से वो जो है एग्जिट कर गए हैं, FA कप से निकल गए हैं। प्रीमियर लीग आई एम वेरी स्केप्टिकल कि शायद वो जिस तरह की उनकी इंजरीज हैं वापस एग्जिट तो नहीं किया ना प्रीटी मच। आखिर आखिर लेग हाँ, पे मैं खड़े समझता हूँ कि वो भी एक तरह, और चैंपियंस लीग मुझे नहीं लग रहा, बड़ा मुश्किल चैंपियंस लीग मुझे नहीं लग रहा कि ब्रेक जीतेंगे, और हो सकता है एक और सीजन। काई हैवर्ट्स 2 गोल्डन चांस जो उन्होंने मिस किए, और जो ट्रोसार्ड के जो टैप इन था, जो मैगवायर डिलिक्ट ने जो लाइन से जो क्लियरेंस की, definitely Arsenal had the better chances without a proper recognized number 9. They're always going to struggle ultimately वो लीग जीतने के जो ख्याल है। Arteta said I love my players again and again. तो वो तो यही बोलेंगे ना मीडिया के सामने they can't throw the players under the bus, but they have to go for a number 9 in the January transfer window for की sure। वजह से I think बड़ा मुश्किल है उनके players। On that note, we're going for a very short break. Break से आके we'll discuss the other teams from Manchester City and Salford and other FA Cup matches and the other news which is making headlines around the world of football. आप कहीं नहीं जाएं, stay with us right here on Kickoff.
ब्रेक के बाद खुशामदीद. Thank you for staying with us on Kickoff. Break से पहले we discussed the Spanish Super Cup and the FA Cup third round match between Arsenal and Manchester United. अब कुछ आगे बढ़ेंगे लेकिन FA Cup की ही बात करेंगे और मैनचेस्टर के अंदर ही रहेंगे क्योंकि मैच खेला गया between Manchester City and Salford City जो तकरीबन हम कह सकते हैं मैनचेस्टर का ही हिस्सा है and it's on the periphery of the city of Manchester. ये मैच 8-0 से मैन सिटी ने जीता. A good win for them. जो उनका पिछला एक टॉरिड टाइम रहा है पिछले ओवर 2 months. ऑफ कोर्स ये लीग 2 की टीम है बल्कि उससे भी शायद नीचे हो एंड बट द गोल्स आर इंपॉर्टेंट, द विन इज इंपॉर्टेंट फॉर सिटी. लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स एंड देन डिस्कस दिस मैच. 8-0 की स्कोर लाइन से मैनचेस्टर सिटी डिफीटिंग साल्फर्ड सिटी. यहाँ पे इनके पास 68% पोजेशन रहती है प्लेइंग एट होम एंड साथ साथ 4.94 का XG एंड 10 शॉट्स ऑन टारगेट. भरपूर इन्होंने जो है अपना गुस्सा निकाला इस टीम के ऊपर जिस तरह से मैन सिटी वर स्ट्रगलिंग इन द पास्ट 2 months. इन्होंने कहा यहीं पे हम हाथ साफ कर देते हैं स्पेशली अगेंस्ट साल्फर्ड का बैक स्टोरी ये है इट्स ओन्ड बाय द क्लास ऑफ 92 ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. और इस मैच के अंदर निकी बट, पॉल स्कोल्स हमें नजर आए ऑडियंस में बैठे हुए. साथ साथ रायन गिग्स टेक्निकल एरिया में मौजूद थे बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द क्लब एंड द चीफ कोच इज वेल. आई थिंक या असिस्टेंट कोच हैं शायद, तो वो भी इन्वॉल्व थे. तो फुल हाथ साफ किया मैन सिटी ने इस मैच के अंदर. लेकिन बड़ी बात यह है मैकेटी के जो गोल्स थे इसके अंदर ये दैट बिकेम अ टॉकिंग पॉइंट क्योंकि पेप उनको इतना चांस नहीं दे रहे रेगुलर फुटबॉल में प्रीमियर लीग के अंदर. और पेप ने काफ़ी प्लेयर्स जो हैं उन्होंने उनको रेस्ट भी कराया. एक और टॉकिंग पॉइंट निकला काइल वॉकर जिस तरह से लतीफ़ ने मेंशन किया था शो के शुरू में कि उन्होंने जो है अपनी एग्जिट रिक्वेस्ट दे दी है क्लब से. जी लतीफ़. जी एग्जैक्टली. मैकेटी 22 साल के हैं और क्या मैं तो हैरान हूँ. सिटी के जो एकेडमी के प्लेयर्स हैं कोल पामर बेच दिया और बड़े डिलैप की बात हो रही थी. मॉर्गन रॉजर्स. अच्छा आगे हम जो पेप का इंटरव्यू सुनेंगे जिस तरह से इंटरव्यूअर उनसे पूछता है वो सारे नाम मुस्कुरा के ले रहे हैं कि हाँ जी 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 वो चले गए यूँ इस तरह से सुनेंगे हम. बिल्कुल. अब यही बात है कि इतना ज़बरदस्त टैलेंटेड प्लेयर है. आई थिंक इन द मोल्ड ऑफ फोर्डन और बर्नार्डो सिल्वा जो उनकी ट्रेड्स हैं और उनको मौका नहीं मिल पा रहा. उमर मामूश की भी बात आ रही है. वो भी साइन कर रहे हैं सिटी. तो फिर कहाँ से वो होगा. और मुझे लगता है कि ये ना हो. आई थिंक प्रॉब्ली लोन मूव वुड बी अ बेटर मूव. लेकिन ये ना हो कि ये दोबारा पैसे रेस करने के लिए क्योंकि 3 प्लेयर्स सुना है कि सिटी जो है वो 3 प्लेयर्स 2 डिफेंडर्स और एक जो है ऑफेंसिव प्लेयर साइन कर रहे हैं. तो अगर इस मैच की बात करते हैं इट वाज लाइक वन साइडेड मैच. बड़े मज़े से ऐसे लग रहा है जैसे स्कूल टीम खेल रही है अगेंस्ट अ वेरी गुड सिटी टीम. ओराइले एक और इनके बड़े अच्छे एक प्रॉस्पेक्ट हैं. बिसाइड डोकू का क्या गेम था. आई मीन हर मूव हर तरह का जो अटैक क्रिएट वो कर रहे थे वहीं से क्रिएट हो रहा था. एंड प्रॉब्ली फॉर मी आई थिंक डोकू इज़ द मैन ऑफ द मैच. और कोई ऐसा कोई दिखाया नहीं साल्फर्ड सिटी ने अगेंस्ट अ टीम लाइक के किसी किस्म की फाइट देखने को नहीं मिली. बड़ी आसानी से गोल्स हो रहे थे. एंड आई थिंक मैकेटी इज़ अ क्वाइट गुड प्रॉस्पेक्ट. और मुझे लगता है कि सिटी को चाहिए कि ऐसा प्लेयर जो है ना अपनी जिस तरह की फॉर्म भी चल रही है I think he can come from the bench and score good amount of goals. अल्तमश कुसानोव जो हैं सेंटर बैक 20 साल के उज़्बेक इंटरनेशनल उनकी डील तकरीबन हो गई है लॉन से फॉर अराउंड 40 million. मारमूश का पर्सनल टर्म्स एग्री हो गए. उनका भी हियर वी गो भी आने ही वाला होगा 1-2 दिन के अंदर. ही डेफिनेटली वांट्स टू जॉइन सिटी. एंड जो एक और 18 साल के सेंटर बैक है पाल्मेरिस से रीस नाम है उनका वो खरीदना चाह रहे हैं सिटी. वो अभी तक इट्स इन द वर्क्स. इट हैजंट बीन डन एज येट बट लेकिन दे नीडेड द रीइंफोर्समेंट्स. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. और इस मैच के अंदर अल्तमश जो ऑब्वियसली जो शाइनिंग लाइट्स थी मुबामा जो उनका पहला डेब्यू सीनियर मैच था और उन्होंने गोल स्कोर किया. हमने 20 मिनट के अंदर मैकेटी ने हैट्रिक स्कोर की. अब उनको लोन पे भेजेंगे तो पिछले 2 सीजन शेफील्ड यूनाइटेड पे लोन पे गुजार चुके हैं. 22 साल के हो गए. ही नीड्स रेगुलर फुटबॉल इफ ही यू नो वांट्स टू कंटिन्यू टू डेवलप. और अगर सिटी में नहीं मिलता तो फिर उनको भी वही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो बाकियों ने अपनाया और कहीं और जाके खेलना पड़ेगा बिकॉज ही नीड्स गेम टाइम. और अपना लोहा मनवाया. बिल्कुल. हाँ. यही चीज़ जरा सुनते हैं पेप गार्डियोला के मुंह से ही सुनते हैं जो वो कह रहे थे इस मैच के बाद और इन प्लेयर्स के हवाले से. काफ़ी कुछ कह गए और कुछ उन्होंने नहीं भी कहा लेकिन सारे वो नाम ले लिए जो इन्होंने जाने दिए अपनी एकेडमी से और फिर खुल के पता नहीं. व्हाट डिड यू गाइस मेक ऑफ दिस? आई थिंक बिल्कुल जेडन सैंचो भी चेल्सी में खेल रहे हैं. कोल पामर का भी हमें पता है. और बड़ा बेहतरीन पूल ऑफ टैलेंट. मेरा ये समझता हूँ कि अगर डेफिनेटली उनको पैसे रेस करने थे और वो आपको पता है उनके और केसेस भी चल रहे हैं और वो सारे मामला हैं और वो यही हो सकता है कि एकेडमी प्लेयर को आपको बेचना पड़ता है जैसे चेल्सी ने भी किया. अपने एकेडमी प्लेयर्स को बेच के पैसे रेस किए. लेकिन आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 4 सीजन के बाद जो डिप आई थी फॉर्म में
ये नहीं आती अगर ये प्लेयर्स सस्टेन कर जाते हैं। तो आई थिंक ये जहाँ कुछ खोना पड़ता है वहाँ कुछ नुकसान भी होता है। इतनी फाइनेंशियल डोपिंग करनी भी नहीं पड़ती अगर इन्हीं प्लेयर्स के साथ या बाकी अपने अकेडमी को वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लतीफ क्या कहेंगे? बिल्कुल अल्तमिश, ठीक है, पिछले 10 साल के अंदर 400 मिलियन पाउंड उन्होंने रेस किए अपने अकेडमी के टैलेंट्स को बेच के, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो नाम अभी लिए गए ये सिर्फ पैसों की वजह से नहीं बेचे गए हैं। कि बिकॉज देखें, मैं आपको बताऊं ना, जो रोल होता है कोच का और स्पोर्टिंग डायरेक्टर स्क्वाड बिल्ड करता है फॉर द फ्यूचर। कोच का सारा पूरा ध्यान होता है हियर एंड द नाउ पे। तो पेप हावी रहे स्पोर्टिंग डायरेक्टर, जो उनके दोस्त ही हैं शिकी बर्गनस्टाइन, और पेप की ज्यादा चली है क्लब में, पेप की ज्यादा सुनी गई है, जिसकी वजह से पेप ने करंट सक्सेस को ज्यादा तरजीह दी, और जो एकेडमी के यंगस्टर्स हैं उनको मौका ही नहीं दिया। तो उनके पास, बेचारों के पास कोई रास्ता ही नहीं था। अगर उन्होंने अपने आप को डेवलप करना, दे हैड टू गो टू अदर क्लब्स। तो ये एक सिस्टमैटिक फेलियर है ना सिटी का, कि जहां पे स्पोर्टिंग डायरेक्टर एक पेप को डिक्टेट ही नहीं कर पाया। हालांकि बजाहिर उनका बॉस होता है स्पोर्टिंग डायरेक्टर किसी भी कोच का, लेकिन सिटी में ये चीज ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होती है। आई थिंक मोस्ट क्लब्स में नहीं होती है, जो स्पेशली जो प्रीमियर लीग के क्लब्स अगर आप बात कर लें तो। लेकिन अल्टीमेट ऑन थ्योरी, मतलब ये ऐसा होता है दुनिया में, मतलब जो स्ट्रक्चर्स डिवाइस होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही सैक करता है कोच को। इंग्लैंड, मैन सिटी में ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए लिवरपूल की। उनका मैच था वर्सेस एग्रिंगटन। मजे की बात ये कि वो लॉट ऑफ प्लेयर्स प्लेइंग फॉर एग्रिंगटन जो है वो लिवरपूल सपोर्टर्स थे। इनफैक्ट नॉर्मल मैच डेज पे वो कप पे खड़े होकर लिवरपूल के लिए भी चेयर कर रहे होते हैं। इसीलिए हमने ये भी देखा कि जो लिवरपूल के सपोर्टर्स जो ये मैच देखने आए हुए थे, वो एग्रिंगटन को भी सपोर्ट साथ साथ कर रहे थे। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस मैच। Yes, sir, has his first for Liverpool, says the commentator, and ये इटालियन प्लेयर हैं जिन्होंने अगस्त में ज्वाइन किया इस क्लब को। तो उनका भी पहला गोल आ गया इस मैच के अंदर, और 4-0 के स्कोर लाइन से ये मैच जीतते हैं। 74% पोजेशन विद ऑलमोस्ट 9 शॉट्स ऑन टारगेट। आउट क्लास ही क्या ऑब्वियसली। और अगर हम फुटबॉल पिरामिड की बात करते हैं तो ये क्लब जो है एग्रिंगटन स्टैनली है, इनसे 86 प्लेसेस बिलो स्टैंड करता है लिवरपूल से इन द सॉकर पिरामिड ऑफ इंग्लैंड। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कितना क्वालिटी का फ़र्क होगा। इसके बावजूद अर्ने स्लॉट ने काफ़ी अपने फर्स्ट टीम प्लेयर्स जो हैं इस मैच में खिलाए। एंड वी सॉ के ट्रेंट, जिनको पिछले मैच में अपने ही फैंस नाराज़ थे उनसे, इस मैच में वो गोल भी करते हैं और थोड़ी सी जो है वो रिडेम्पशन भी पाते हैं अपने फैन से। एंड इस तरह से दे मेक देयर प्लेस इन द 4th राउंड ऑफ द FA कप। जी, आप इसे सपोर्ट कर रहे थे, एग्रिंगटन स्टैनली को या लिवरपूल को? मैं, आपको पता ही है मैं लिवरपूल को सपोर्ट करता हूँ। आप फुटबॉल सपोर्ट कर रहे थे? जी जी बिल्कुल। जॉश वुड जो है वो लिवरपूल फैन है, और उन्होंने आर्ने स्लॉट के साथ जो है उनका एक इंटरव्यू भी आया, एंड लाइफ लॉन्ग सपोर्टर हैं। और अब उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने शॉट मारा, जिसकी वजह से पूरा जो वुड वर्क था रैटल हो गया, और एक अच्छा चांस था। बट अगर हम बात करें, बिल्कुल यंगस्टर्स ने जो है वो परफॉर्म किया। और पहले डेफिनेटली जो ओपनिंग हुई उसमें नूनेज का पास था, जिसमें जोटा ने जो है वो किया। और अगर हम आर्नल्ड की बात करें तो नो डाउट उनकी जो अटैकिंग एट्रीब्यूट्स हैं उस पर तो कोई शक ही नहीं है। उनका जो थोड़ा डिफेंसिव मसला है, लेकिन जो उनके पासेस हैं थोड़ा सब जो नहीं, डिफेंसिवली मैं समझता हूँ कुछ इश्यूज हैं, लेकिन इस सीजन उन्होंने काफ़ी अच्छी फॉर्म रही है। ओवरऑल एक यूनाइटेड वाले मैच के अंदर नहीं चल सके, बट आई थिंक ओवरऑल उनकी अटैकिंग प्रोग्रेस पे तो कोई शक नहीं हो सकता। डैन्स एक और यंगस्टर हैं, उन्होंने गोल किया, लेकिन किएजा की इस मैच के अंदर हैट्रिक हो सकती थी। और ये बहुत बड़ी बात है, उनके फादर जो है फेडरिको किएजा की, उन्होंने भी एनफील्ड में गोल किया था जब वो इटली से खेल रहे थे। और ये अब जो है वो उनका पहला गोल है। आई होप वो अपनी इंजरीज को पीछे छोड़ जाएं और कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज बड़े क्वालिटी प्लेयर हैं और बहुत इंजरीज की वजह से अनफॉर्चुनेट रहे हैं। बिल्कुल सही जी लतीफ़। अल्तमिश, हमने देखने को मिला 16 ईयर ओल्ड रियो नुगुमोहो, हाँ, चेल्सी की एकेडमी का लड़का। बिल्कुल 16 एंड ही स्टार्टेड फॉर लिवरपूल। आई एम सरप्राइज्ड उस्मान ये बताना भूल गए मैं। मैंने बोला इसीलिए चले मैं बता दूं, कोई बात नहीं। चले आपकी एकेडमी से आए तो आप कर लें बात। नहीं, मेरी एकेडमी तो काश होती तो मुझे और क्या चाहिए था, लेकिन मेरी है नहीं। बट अगर एग्रिंगटन की बात की जाए, जैसे वुड्स का तो उस्मान ने बताया, एक और प्लेयर वॉली, उसको बड़ा जबरदस्त मौका मिला था, एक वेल वर्क कॉर्नर से वो स्कोर कर सकते थे, लेकिन वो ना हुआ। Other than that, Liverpool were not that much troubled, definitely. किएसा की बहुत पॉजिटिव परफॉर्मेंस थी। उन्होंने डेफिनेट कोई 1-2 चांस मिस तो ज़रूर किए, लेकिन एक गोल एक असिस्ट भी आती है। प्लस नूनेज वॉज टिपिकल नूनेज, एक एलियट से जो क्रॉस आया था वो उन्होंने बार के ऊपर मार दिया। एक और उनको मौका मिला था, वो भी उन्होंने ही ब्लेज्ड ओवर, तो ही वाज बीइंग हिमसेल्फ, डेफिनेटली नो क्वेश्चन अबाउट इट। किएसा एक ब्राइट स्पॉट था, बिकॉज अभी गोइंग फॉरवर्ड अभी जो सीजन है, इतना अभी फिक्सचर कंजेशन मजीद होनी है कि लिवरपूल
लिवरपूल वुड वांट अ प्लेयर लाइक केजा जिसको बेंच से ले या कभी कुछ मैचेस में स्टार्ट भी करा दे और वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो ये मैच बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा और इस सीजन के लिए लिवरपूल के लिए बहुत खुशाइन साइन है ये डेफिनेटली। बिल्कुल सही। चलें जी, इसको ज़रा रैप अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब से कुछ देर पहले हमारी बात हुई सीनियर फुटबॉल राइटर डंकन अलेक्जेंडर से, जो एथलेटिक बड़ा मशहूर फुटबॉल पब्लिकेशन है उनके राइटर हैं, प्लस जो आप स्टैट्स पढ़ते हैं ऑप्टा पे उस पर इनका बड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। तो इनसे हमने बात की रिगार्डिंग आर्सेनल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रैशवर्ड इज़ वेल, कि वो किस तरह नज़र आ रहे हैं हमें जाते हुए। तो ज़रा इस गुफ्तगू पर नज़र डालते हैं। Morning Duncan, hope you're keeping well. Thank you for always making time for us. Thank you. Hello. Great stuff. So, Duncan, let's start off with Manchester United, the big match which happened over the weekend between Manchester United and Arsenal. But first, I'd like to ask you regarding Manchester's performance so far under Amorim. In the last two games, we've seen a fight back from this team and a result going in their favour last night as well. So far, how would you assess Amorim's tenure with Manchester United and these two games? Yeah, I think it's interesting that he had so many games when he came in, and with rest and recovery and travel these days, I think he didn't really have much time to do much coaching. So it's actually this last sort of week or so has been the first time he's had 3 or 4 days to actually do some coaching, and I think we've seen the impact of that both in terms of the structure and the defensive discipline. I think Bruno Fernandes has really benefited. It was obviously one of the key players along with Dalot at Anfield last week, and then I thought Maguire and De Ligt were excellent at Arsenal yesterday. So yeah, you can see the sort of building blocks, and as everyone kind of knows, it's a cliche, but you start by strengthening the defence, and then you layer on the other things on top. But even in that sense, I thought Højlund, was a willing runner for most of the game, and then Xerxes came on and looked probably, I think that was his best spell for the club. So yeah, I think the signs are good, and obviously it was a tough fixture for them, but they're through now with a home tie against Ruud van Nistelrooy and Leicester in the next round. So yeah, maybe another cup run is on the cards, and that would be a good sort of they're going to finish mid-table, aren't they, in the Premier League? So yeah, why not aim for the cup? A decent chance over here, and even in this game as well, they played with 10 men for almost 60 minutes, so that was a good hold up from them. And this should be interesting seeing Leicester coming to Old Trafford with Ruud van Nistelrooy, given the fact that he was the intern there. So an interesting story. Yeah. But I would like to ask you about Marcus Rashford. And initially, we saw when Amorim came, Rashford scored within the first 2 minutes, I think, against Everton. But since then, he's been actually phased out, not even getting starts on the bench. What do you make of this whole scenario, and do you see him leaving the club? Yeah, well, I think the club have been quite open that in this month in the window that they're willing to let him go. If maybe that's on loan, probably will be on loan. I mean, his wages are very high, so it's quite hard for clubs to cover that. So I think that's probably it. It might be one of those deals that doesn't happen till the end of the transfer window. I think we're going to see a particularly busy last few days in the transfer window this month. So yeah, I think I don't know. He's been there a long time, and sometimes players just need a change. And I think a lot of his underlying numbers are still really good. I think he could go to another club and really hit the ground running. So yeah, I think it's one of those situations where it probably is best for both club and player that a new start. We saw Zlatan making a statement over the weekend regarding Rashford. But any particular club where you see him at, where he could be potentially going? I mean, Serie A clubs are obviously interested in Premier League players a lot. That feels like the most likely destination at the moment. But again, I think a lot of it will come down to sort of structuring wages and things like that. I mean, it's funny that Napoli have got such a sort of ex-Premier League core now with Billy Gilmore and Scott McTominay are doing really well. So yeah, maybe he'd fancy that. But yeah, I think it's a bit early to say specific clubs, but yeah, Italy feels like a potential option. Perfect. Okay, moving on to Arsenal. They have been found wanting in the past recent games, and constantly in the news media we keep on hearing that they need a better striker as well, and that hasn't been addressed by Arteta. Do you see something being done regarding that in this January transfer window? I think Arsenal are in the market for forwards for sure. I think probably to replace, or not to replace, but to fill in for Bukayo Saka. I mean, Sterling played pretty well there yesterday, I thought, and obviously Nwaneri came in and then got injured. I think the centre forward issue is an issue. It's a very hard one to solve in the January window. I think the players that they probably would like to go for. They tried to get Benjamin Sesko last summer. I think it's one that's probably going to have to wait till the summer to fix, which is a shame because if you'd have told Arsenal fans and
Mikel Arteta in the summer that City were just going to fall off this season, then they would have probably assumed that they were there to mop up. But that hasn't been the case, and I think more than last season or the season before, I think this one will feel like a missed opportunity for Arsenal, and particularly the fact they've now gone out the FA Cup and probably are going to go out the Carabao Cup. Yes, they're still in the Champions League and in a quite good position, but it's been a damaging week or so for the club for sure. Absolutely. Now, Duncan, as we move towards the end, as always, like to request you for a special Duncan stat for our audience. Well, I thought I'd stick with Arsenal, and I spoke to my old friends at Opta actually, and so Arsenal have had an expected goals of over 3.1 in their last 2 games, and didn't win either match, and that's the first time on record in Opta's records that's actually happened. So, Arteta made the point after the game that you could play that match 1,000 times and would win most of the time, which is true, but it is particularly painful when you see, if you're an Arsenal fan, you see the sort of chances they've missed against Newcastle and Manchester United. So, I do, on that, actually, we've seen this before with Arsenal. They could now go and score sort of 12 goals in the next 3 games. They do sort of veer between the 2 extremes quite a lot. But, I think that's quite a sort of, shows how bad it's been. Quite an interesting start. Twice in the next year of more than 3 and not winning those matches. Thank you so much for that, Duncan. Absolute pleasure having you as always. Thank you. Cheers. Ye the Duncan Alexander, senior football writer of The Athletic, sharing his views with us on Kickoff. And always a pleasure having him on our program. लेकिन हम जाएं उससे पहले it's हमारी एक रूटीन है कि हम देखते हैं कि जो यूरोपियन मीडिया है वो किस तरह से फुटबॉल एक्शन कवर कर रहा है. तो इस वीकेंड के जो पेपर्स थे इंग्लिश एंड यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ज़रा उस पर नज़र डालते हैं. एंड AS से स्टार्ट करते हैं. स्पेन का अखबार, इनके फ्रंट पेज पे हैं ऑफकोर्स बार्सिलोना एंड जुआन लापोर्टा, जो हमने शो में पहले बात की थी. बिल्कुल सेंटर में खड़ा के वो अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं एंड पूरा फोकस वो अपने ऊपर ले रहे हैं. सुपर पलीजा. एंड डेली एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पे you've got द मैनचेस्टर यूनाइटेड गोलकीपर, टर्किश गोलकीपर जिन्होंने 2 पेनल्टी सेव की, वो हीरो बने. ऊपर काइल वॉकर. सिटी विल नॉट लेट वॉकर गो चीपली एंड दैट्स द फ्रंट पेज. ब्रॉड बॉयज. एंड ये है इटालियन अखबार ला गैज़ेटा डेलो स्पोर्ट. एंड एंटोनियो कॉन्टे की टीम जीती है नापोली एंड दे आर एट टॉप ऑफ द सीरी A एट द मोमेंट. एंड मार्का के फ्रंट पेज पे you've got बार्सिलोना. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये, मार्का जो है वो pretty much कहते हैं कि मैड्रिड का माउथ पीस है, इस वजह से लापोर्टा वाली तस्वीर इन्होंने नहीं लगाई, इन्होंने सिर्फ बार्सिलोना को दिखाया. बट ये भी बड़ी बात है, वरना वो रियल मैड्रिड का कोई एंगल निकाल लेते. अच्छा, मंडो के फ्रंट पेज पे अगेन you've got बार्सिलोना एंड जॉन लापोर्टा राइट इन द मिडल. सुपर मनीता. एंड आपके डेली मेल के फ्रंट पेज पे Zirkzee, redemption, Bayender and Zirkzee go from zeros to heroes as United knock out Arsenal. And ये है Telegraph, no sorry, The Times, और इनके फ्रंट पेज पे Bayender, the penalty hero for Amorim. And Sport के फ्रंट पेज पे again you've got Barca champions and Joan Laporta in the middle. नीचे Ancelotti and Real Madrid exiting. Star Sport के फ्रंट पेज पे you've got Havertz. गाय हैवर्ट्स के नाम पे ये प्ले कर रहे हैं एंड मैगवायर जो है एक अच्छा जेस्चर नहीं कर रहे वो. बैन फॉर हेडबट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे. हाँ, लेकिन ये सिर्फ यही कह रहे हैं और कहीं आई है ये बात नहीं, बाकी जगह एग्जैक्टली. हाँ, इसलिए इस बात को ज़्यादा हमने अहमियत फिर नहीं दी. डेली टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे you've got Zirkzee, पीछे Leny Yoro. Arteta, how did we lose that by not scoring goals? Even we can answer that for you. And Mirror Sport, Mo's an all-time great. And those are the newspapers from the weekend in Europe. और इसके साथ साथ अब नज़र डालते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि प्रीमियर लीग भी आपको याद रहे. प्रीमियर लीग तो आप देखते भी हैं PTV स्पोर्ट्स के ऊपर, वो फिर बहुत जल्द शुरू हो जाएगी. इनफैक्ट मिड वीक से वापस स्टार्ट हो जाएगी और मैच डे आई थिंक 20th मैच डे होगा ये. तो नज़र डालते हैं टेबल्स के ऊपर कि इस वक्त टेबल्स की क्या सूरत हाल है अक्रॉस यूरोप. Starting off with the English Premier League, Liverpool are on top with the game in hand, 46 points is outside Ferris with 6 points between them and Arsenal, and Nottingham Forest actually sharing the points as well. उसके बाद अगर हम bottom half देखते हैं तो that's a very sad looking table for Southampton. अभी pretty much उनको तो अभी से कह सकते हैं they are going towards relegation. The worst number of points after 20 match days, and उसके बाद Leicester and then Ipswich Town, जिसके पिछले 3 मैचेस काफ़ी decent रहे हैं. And in the Spanish La Liga, Atletico Madrid slowly but steadily वो ऊपर जा चुके हैं उनके, और 1 पॉइंट का गैप है between them and Real Madrid. And then you've got Barcelona, और अब सबके equal number of matches भी हो चुके हैं, तो काफ़ी interesting रहने वाला है ये टाइटल रेस जो होगी.
और सीरिया के अंदर नेपोली जो है अब उनके बीच में एंड इंटर मिलान के बीच में 4 पॉइंट्स का गैप है। अटलांटा हैव ड्रॉप पॉइंट्स, अब वो 42 पर हैं। सो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 हॉर्स रेस हो सकती है क्योंकि लाजियो यूवेंटस काफ़ी पीछे हैं फिलहाल। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द बुंदेसलीगा, बायर्न म्यूनिख आर ऑन टॉप, लेकिन साथ साथ लेवरकूसन भी उनको चेस कर ही रहा है। लगातार वो अपने मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उस्मान लतीफ़ ने हमें बताया कि उमर मामूश जो मेन टैलिस्मैन है इस वक्त एंट्राइंग फ्रैंकफर्ट के, वो तकरीबन जो हैं वो जाने वाले हैं मैन सिटी। तो दैट विल टेल अ फेट कि अगला सीज़न जो रिमेनिंग सीज़न रह गया है फ्रैंकफर्ट का वो कैसा रहेगा, क्योंकि अब तक उमर मामूश जो है वो 14 गोल स्कोर कर चुके हैं। ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द बुंदेसलीगा रैंकिंग्स अलॉन्ग विद हैरी केन। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट। और तमाम शोज़ में ऑफ कोर्स जो ट्रांसफर विंडो की एक्टिविटीज़ हैं उसको डिस्कस करते रहेंगे। उस्मान आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। लतीफ़ आपका भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर अल्तमश। एंड क्विकली जो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस लिवरपूल की जो Oh, yeah. गेम है अल्तमश, Playback मुझे time. अपसेट नजर आ रहा है क्योंकि एनफील्ड पे भी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने हराया था और दोबारा मुझे लग रहा है नॉटिंघम फॉरेस्ट लिवरपूल को हराने वाला है। एंड द अदर बिग गेम ऑब्वियसली द नॉर्थ लंदन डर्बी, टॉटनहम वर्सेस आर्सेनल ऑन वेडनेसडे नाइट। लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एंड टॉटनहम एंड आर्सेनल अगेन दोनों इतने वेस्टफुल हैं टीमें एंड टॉटनहम की इंजरी क्राइसिस है, तो मे बी आर्सेनल कैन गेट अ विक्ट्री ओवर देयर। ये सारे मैचेस आप देख सकेंगे लाइव एंड एक्सक्लूसिव ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स। देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड किक ऑफ की पूरी टीम की तरफ से फॉर नाउ गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, सी यू।